नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनाव के नतीजे जिन पर लगातार आप विश्लेषण देख रहे हैं, मैं अपने विश्लेषण की शुरुआत एक कहानी के साथ करना चाहती हूँ। दरअसल हम सभी ने अपने आसपास कुछ ऐसे बच्चे देखे हैं जो एग्जाम हॉल से जब निकल कर आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई आज तो कमाल का पेपर करके आए हैं, आज हम ये झंडे गाड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जब रिजल्ट में वो फुस हो जाते हैं तो फिर ब्लेम गेम करते हैं। फिर वो ये बोलने लगते हैं कि भाई टीचर ने हमारे नंबर यहाँ काट लिए, हमारे नंबर वहाँ कट गए। वहीं अब जरा सा आप इसे कंपेयर कीजिए, और कंपेयर किससे कीजिए? कंपेयर कीजिए क्लास के एक इंटेलिजेंट बच्चे से, एक तेज बच्चे के साथ आप इसे कंपेयर कीजिए। सोचिए जरा, जब वो एग्जामिनेशन हॉल से निकल कर आता है तो क्या वो ओवर कॉन्फिडेंट साउंड करता है? नहीं। क्या वो ओवर एक्साइटेड होता है? नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर एक आधा नंबर इधर उधर कम भी हो जाए तब भी वो अपने टीचर को दोष नहीं देता है। ये बड़ी बात है। दोनों के एटीट्यूड के फर्क को समझिए। तो टीचर को दोष देना, क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस बता देना, ये कहना कि अरे भाई मुझे तो टाइम नहीं मिल पाया था, एग्जाम में टाइम कम था इसलिए मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया, या ये सवाल मेरा गलत हो गया, ये क्या है, ये सब बहानेबाजी होती है। और इस तरह की बहानेबाजी कौन करता है? इस तरह की बहानेबाजी करता है जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है, वो ये बहानेबाजी करता है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये सब क्यों कहा। अब आप बीजेपी के सपोर्टर हो सकते हैं और आप बीजेपी के क्रिटिक भी हो सकते हैं। आप कुछ भी हो, लेकिन एक बात पक्की है, और वो पक्की बात क्या है? वो पक्की बात यह है कि बीजेपी चुनाव क्लास के टॉपर की तरह लड़ाई लड़ती है, चुनाव लड़ती है और चुनावों के लिए प्रिपेयर करती है। तो ऐसे में चाहे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, ऐसे में उसके 2-4 नंबर इधर उधर कम हो जाएं, या फिर उसे एग्जाम में उस तरह के रिजल्ट्स ना देखने को मिलें कि जैसे कि उसे चाहिए, तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि बीजेपी आकर कहेगी कि भाई ईवीएम की वजह से उसे नाकामी मिली, या वो कहेगी कि अरे वोटर ने मुझे नकार दिया, ये वजह रही। या फिर वो कभी ये कहे कि उसके अपने नेताओं पर कभी हार का ठीकरा फोड़ने की बीजेपी द्वारा कोशिश की गई हो। कम से कम मुझे ऐसा जहन में नहीं आता है। क्या होता है जब बीजेपी हारती है? बीजेपी जब हारती है तो सेल्फ असेसमेंट की बात करती है, हार के आकलन की बात करती है, चुनाव में और ज्यादा मेहनत करने की बात करती है कि भाई हम और मेहनत करेंगे, और ज्यादा जोश के साथ आएंगे, और ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे। वही बात जहां तक है महाराष्ट्र की, तो ये जीत जो समझने वाली बात है, ये जीत ना तो सिर्फ बीजेपी की है और ना ही यहां पर जो हार है वो खाली कांग्रेस की है। अब ये जीत मैं मानती हूं, ये जीत पूरे तरीके से उन वोटर्स की है। ध्यान से सुनिएगा, ये जीत उन वोटर्स की है जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स से ऊब चुके हैं, जो मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स से तंग आ चुके हैं। उन्हें अब अपना अधिकार चाहिए, उन्हें अब हिंदू होने पर गर्व महसूस होता है, वो प्राउड फील करते हैं कि भाई वो हिंदू हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आती है कि वो अब सेक्युलरिज्म का ढोंग नहीं चाहते हैं। वो सेक्युलरिज्म के नाम पर अब दरअसल एक धर्म के विकास के एजेंडे को अब वो समझ चुके हैं कि ये सेक्युलरिज्म के नाम पर उसे क्या पढ़ाने की कोशिश कुछ पार्टियों द्वारा की जा रही है, उसे किस तरह से बरगलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये अब जो वोटर है वो समझ चुका है। तो उन्होंने किसी पार्टी को नहीं, सीधे तौर पर इन इलेक्शंस में मैं कहूंगी उस एजेंडे को ध्वस्त कर दिया है जो उन्हें सेक्युलरिज्म के नाम पर एक धर्म विशेष के विकास की बात करता है। और इससे बड़ी बात क्या है? इसमें सभी पार्टियों को सीख लेने की जरूरत है, इसे रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डिनायल मोड में जाने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं का हाल हुआ वो भी एक बड़े सबक के तौर पर आप समझ सकते हैं, एक आई ओपनर के तौर पर आप जान सकते हैं। और इसमें भूले नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का नारा क्या था? प्रधानमंत्री मोदी ने यह नारा दिया था कि एक हैं तो सेफ हैं। और इसीलिए हिंदू जात पात से ऊपर उठकर हिंदू बनने की कोशिश कर रहा है, हिंदू बना है। इन इलेक्शंस की बात क्या है, महाराष्ट्र में खास तौर पर जो बात है वो ये है कि अब वो हिंदू बना है, अब वो
एक होने लगा है जात पात के बंधन तोड़कर। अब ऐसे में आप कहेंगे महाराष्ट्र में ये हो रहा है तो फिर झारखंड में हिंदू वोट कंसोलिडेट क्यों नहीं हो पाया जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ, जैसा कि मैं आपसे कह रही हूं। तो मेरा मानना है इसकी वजह भी पूरे तौर पर हिंदू ही है। अब आदिवासियों को आप देख लीजिए या फिर आप दलितों को देख लीजिए, उन्हें मुख्य धारा से दूर रखने का काम किसने किया है? आप खुद बताइए। आदिवासियों और दलितों को मुख्य धारा से दूर रखने का पाप कुछ हिंदुओं द्वारा ही किया गया है। इस बात से मैं और आप इंकार नहीं कर सकते। हिंदू अगड़ी और पिछड़ी के नाम पर अक्सर बटा हुआ दिखाई दिया है। आज वो खाई जो है वहां पर इतनी ज्यादा गहरी हो चुकी है, आप समझिए इस बात को, कि उस खाई को भरना आज की तारीख में आसान नहीं है। और मैं क्यों कह रही हूं, मैं आपको कहीं किसी स्टूडियो में ये बात नहीं सीखी मैंने। मैं झारखंड गई, पहली बार इतना नजदीक से मैंने झारखंड को देखा। मैंने ये देखा कि वहां के जो छोटे छोटे गांव हैं, वहां पर जो कस्बे हैं, वहां पर लोग कैसे सोचते हैं, वो कैसे देखते हैं। और जहां जो व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ होगा, आपके लिए समझने की बात है, उसे आप अगर ये कहेंगे कि भाई हिंदू आइडेंटिटी है, तो क्या वो आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा? क्या वो हिंदू प्राइड के साथ कनेक्ट कर पाएगा अगर वो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है? जी नहीं। उसे इस तरह की बातें ऐसे लगेंगी जैसे आप उससे कह रहे हैं कि भाई चलो मार्स पे तुम्हें चलना है। वो ऐसे लेगा इन चीजों को। और इसीलिए जो ये सो कॉल्ड अपर कास्ट, ओबीसी आज भी जाति के चक्करों में है, जाति के चक्करों में मुझे कहना चाहिए फंसे हुए हैं। उनको यहाँ पर सीखने की जरूरत है। और शायद ये वही लोग हैं जहां पर राहुल गांधी का ये जो जाति और जाति वाला जो कार्ड है ना, वो जो अक्सर बोलते हैं अपनी रैलियों में जाके, ये चलता है। और आप समझिए इस बात को कि महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। 288 सीटों में मेजॉरिटी मार्क 145 सीट्स का है, लेकिन वहां पर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी सिर्फ 15 सीटें जीतती है। जबकि वहीं झारखंड की आप बात करेंगे तो झारखंड की असेंबली कहीं छोटी है और झारखंड में सिर्फ 31 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, जिसमें से 16 सीटें कांग्रेस जो है वो जीतने में कामयाब हो गई। यानी 288 सीट वाले महाराष्ट्र से ज्यादा सीट कांग्रेस कहां जीत रही है? 81 सीट वाले झारखंड में। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जहां जाति कार्ड चला वहां कांग्रेस ने अच्छा किया, झारखंड में जाति कार्ड चला क्योंकि आप वहां पे जो आदिवासी हैं, जो वहां पर एससीज हैं, आप उन्हें साथ लेकर नहीं चल पाए। और जहां पर हिंदू यूनाइट हुआ महाराष्ट्र में, वहां पर बीजेपी सक्सीड हुई, बीजेपी सक्सेसफुल हो गई। अब एक और अहम बात है। अब वो अहम बात क्या है कि झारखंड में बीजेपी के जो अलाइज थे वो फेल हुए हैं। भाई बीजेपी को 34% वोट शेयर मिला है। जेएमएम जो कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आई, उसे सिर्फ 24% वोट शेयर मिला है। यानी बीजेपी और जेएमएम की आप बात करेंगे तो करीब 10% वोट शेयर का फासला है। अब इसमें आपको समझिए कि वो कोलिशन कैसे जीता। उसमें कांग्रेस का 15% वोट शेयर है, आरजेडी का 3.5% वोट शेयर है। अब इसी वोट शेयर ने, जो कांग्रेस का और जो आरजेडी का वोट शेयर है, इसने गेम बिगाड़ दिया बीजेपी का। क्योंकि बीजेपी की जो अलाई थी आजसू, वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सीट कितनी जीती? सिर्फ 1 सीट आजसू जीत पाई। यहां तक कि यह हालत रही आजसू की कि जो उसके प्रेसिडेंट, जो अध्यक्ष हैं, सुदेश महतो, वो तक अपनी सीट नहीं बचा पाए। सिल्ली से वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। और जेएमएम के जो कैंडिडेट थे उनसे करीब 24,000 वोट से वो हार गए। अब यहां पर एक तो अलाइज फेल हो गए बीजेपी के, साथ ही अगर महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना चली तो भूलिए मत कि झारखंड में जेएमएम ने मैया योजना चलाई और उसका फायदा भी बीजेपी को हुआ। तो यानी कई फैक्टर्स रहे जिन्होंने जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की मिलकर सरकार बनवा दी, यानी उन्हें जीत दिला दी। लेकिन उसमें जो एक हिंदू आइडेंटिटी को यूनाइट करने वाली बात थी, वो झारखंड में हमें देखने को नहीं मिली। हमने क्या देखा झारखंड में? मुस्लिम और आदिवासीज का एक कॉम्बिनेशन देखा। आदिवासीज जो कि अपने आप को हिंदू का हिस्सा नहीं मानते हैं। इसके अलावा अगर हम हिंदू की बात करें, जो अगड़ा पिछड़ा की बात है, वो एक बिखराव हमने देखा है। और कहीं ना कहीं चलिए अगर आदिवासी अस्मिता की ही बात करें तो बीजेपी के पास बहुत सारे ट्राइबल लीडर्स थे, लेकिन बीजेपी उस चीज को आदिवासियों के बीच ले जा नहीं पाई, उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर पाई।
लेकिन वहीं अगर आप ये देखें जेएमएम के केस में, तो हेमंत सोरेन की जब अरेस्ट हुई तो कल्पना सोरेन ने लोगों के बीच जाकर क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भाई आपके बेटे से जलते हैं, आपका बेटा देखिए सीएम है इसलिए लोग जलते हैं। तो यहां पर वो कनेक्ट नहीं था ट्राइब्स में, जो आदिवासी थे और जो बीजेपी थी उसमें वो कनेक्ट जो था वो मिसिंग दिखाई देता है। तो अब इसमें बीजेपी के लिए क्या सीख है? भाई बीजेपी ने महाराष्ट्र में बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन यहां पर बीजेपी के लिए सीख ये है कि उसे हिंदुओं को यूनाइट करने की कोशिश सिर्फ चुनाव से पहले नहीं करनी है, बल्कि उसे हर वक्त इस पर काम करना पड़ेगा अगर उसे झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में जीत दर्ज करनी है। और अब उसका बीजेपी का अगला टेस्ट अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। दरअसल भूले नहीं, अब इसी साल अगले साल की अगर हम बात करें तो दिल्ली में चुनाव होंगे और बिहार में चुनाव होने हैं। और बिहार में जहां आप जानते ही हैं कि एक तरफ इंडी अलायंस होगा, दोगुने जोश के साथ आएगा। जाहिर तौर पर झारखंड में वो देख चुके हैं बिखराव हिंदुओं का और मुस्लिम कंसोलिडेशन वो देख चुके हैं, और साथ ही हिंदुओं को जो जाति में बांटने की कोशिश होगी वो भी आप और हम दोनों समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्या होगा, फिर से ये जो सेक्युलरिज्म की बात करके मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की जाती है वो की जाएगी, फिर से की जाएगी। माय समीकरण की जो बात की जाती है, फिर से ये जाति वाली जो बात है, जातिगत गणना, हिंदुओं को अगड़ों पिछड़ों में बांटना, एक बार फिर से जब बिहार में इलेक्शन होगा तो ये कोशिश दोबारा से की जाएगी। और फिर से क्या होगा, फिर से फतवे आएंगे, मुसलमानों के फरमान आपको सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, और फिर से वो जो जालीदार टोपी का बोलबाला आप अक्सर देखते सुनते हैं जब चुनाव आने लगता है कुछ दल विशेष के लिए, तो वो आपको एक बार फिर से होता हुआ दिखेगा। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि हिंदूज को यूनाइट करना है अगर बीजेपी को जीत दर्ज करनी है, जो कि वो कुछ हद तक, बड़े हद तक मुझे कहना चाहिए महाराष्ट्र में करने में कामयाब हो गए। और साथ ही महाराष्ट्र में अगर बात करें तो खाली ये जीत सिर्फ इस लिहाज ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदूज को यूनाइट करना भर था, वो तो था ही क्योंकि हिंदू खुद को असर्ट करना चाह रहे थे। जो लाड़की बहन योजना थी जिसका जिक्र मैंने अभी किया थोड़ी देर पहले, उसका बहुत अहम रोल रहा यहाँ पर, जिसमें करीब 7,500 रुपए इलेक्शन से पहले महिलाओं के खाते में जा चुके थे। दूसरी बड़ी बात थी जो शेतकारी थे यानी जो किसान थे, उनके लिए बहुत सारे जो डिसीजंस थे, जैसे कि सोयाबीन को उसके 15% मॉइस्चर पर भी उसके एमएसपी पर बेचना हो, या फिर किसानों के लिए जो अलग अलग सेंटर की भी योजनाएं हैं। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहती हूँ, आप डबल इंजन की सरकार का जो मंत्र है प्रधानमंत्री मोदी का, उसे भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत गांव में ट्रैवल किया महाराष्ट्र में और यहाँ पर झारखंड में, और मैंने ये चीज़ महसूस की कि ग्राउंड पर वो इम्पैक्ट दिखाई देता है। जो उसके बेनिफिशियरीज हैं वो मानते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई योजना हो, प्रधानमंत्री का आयुष्मान कार्ड की योजना हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, इसके अलावा सिंचाई से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं जो कि खासकर विदर्भ में बहुत अहम हो जाती हैं। मैं जब महाराष्ट्र में थी तो मैं छत्रपति संभाजी नगर और अहिल्या नगर में गई, जहां पर किसानों की आय जो थी वो दोगुनी हुई, और वो उन्होंने जिस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की, उसके लिए जिस तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, तो जो सरकार द्वारा मदद मुहैया कराई जाती है, उस सब मदद का इन लोगों ने, किसानों ने फ़ायदा उठाया है। और तो ऐसे में जब आप बीजेपी की इस प्रचंड जीत की बात कर रहे हैं, महायुति की प्रचंड जीत की बात कर रहे हैं, तो आप भूले नहीं कि डबल इंजन का जो मॉडल है उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसे आप ये नहीं सोच सकते कि उसका इसमें रोल नहीं है। साथ ही आरएसएस, जिस तरह से आरएसएस ने काम किया एकदम प्रशंसा योग्य है। सेल्फलेस तरीके से वो कभी भी सामने नहीं आते हैं, लेकिन मैंने खुद देखा जब मैं मुंबई और सब जगह ट्रैवल कर रही थी तो छोटी छोटी जो मीटिंग्स थी वो स्वयं सेवक जो थे वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो काम करना एक बात होती है, लेकिन उस काम को आम लोगों तक पहुंचाना वो दूसरी बात होती है। वो स्वयं सेवकों ने किया, बहुत लगकर किया, मेहनत से किया, जी जान लगा कर किया। और इसके अलावा एकनाथ शिंदे की छवि जो थी वो बहुत ही साफ थी, लोग उनसे कनेक्टेड फील करते थे। ग्राउंड पर एक वेंडर को भी लगता था कि वो चाहे तो जाकर एकनाथ शिंदे से मिल सकता है, क्योंकि उनके दरवाजे वर्षा में, उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हुए थे। तो बहुत एक
वो बहुत संघर्ष करके यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने उस संघर्ष को अपने जीवन में रखा है। उससे सीएम की कुर्सी मिलने के बाद भी उन्होंने किसी तरह की कोई दूरी बनाई नहीं है, तो वो एक इम्पैक्ट भी यहाँ पर दिखाई दिया। और साथ ही मुझे यहाँ पर कहना चाहिए कि आरएसएस का इम्पैक्ट था, लाड़की बहन, डबल इंजन मॉडल, जो जिस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र में मेहनत की जी जान लगाकर, उसे आप ऑपोजिशन के साथ कंपेयर करके देख लीजिए, नंबर ऑफ रैलीज में ही आप समझ जाएंगे कि कितना सीरियस थे। और साथ ही जो शिवसेना और एनसीपी की विरासत को लेकर एक बहस थी, वो खत्म हो गई, क्योंकि जिस तरह से शिंदे गुट ने, उनके पास शिवसेना का नाम भी था, चुनाव चिन्ह भी था, अब उन्हें जनता ने भी एक लेजिटिमेसी दे दी है। यही बात अजीत पवार के लिए भी, वो अपने चाचा पर भारी पड़ गए और वो लेजिटिमेसी जो है अजीत पवार के पास भी आ गई है। लेकिन अपने आप में बीजेपी ने जिस तरह से एक बड़ा नंबर हासिल किया है और जिसका पूर्वानुमान किसी को नहीं था, ये जो हिंदू को लेकर एक नारा योगी आदित्यनाथ का कि बटेंगे तो कटेंगे, और प्रधानमंत्री का कि एक है तो सेफ है, उसका रोल काफी अहम रहा है। नमस्कार।